तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। तो आंसर होगा अटल टनल को। अटल सुरंग ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर है? 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। और पूछे हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? तो लाहौल स्पीति घाटी पर है। और अभी इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ये 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अच्छा, इसे बनाया किसने? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आपको याद आता होगा, इसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई थी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पे। और उसी के लिए इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त किया था। तो यहां से एक स्टैटिक प्रश्न भी आपका बन गया, उमलिंगला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में। आपसे पूछे शिपकिला दर्रा कहां पर है? यह हिमाचल प्रदेश में है। और यहीं से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश से आपको क्या याद रखना है? भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है जिसने डबल डोज दिए? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और पहला जिला पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और आदि बद्री बांध आपको पता है कहां पर है? ये बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा मिलकर के इसको बनाएंगे। क्यों? सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए, पढ़ा था हम लोगों ने। और ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी अटल सुरंग। एक चेनानी नाशेरी सुरंग भी है। बताओ अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। और आपके लिए एक प्रश्न है, अभी एक बंदरगाह है, पोर्ट है, उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे किया गया था। कौन सा है वो? और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की पहली शिप टनल कहां पे बनेगी? तो आंसर होगा नॉर्वे। और बताओ भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहां पे बना है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। याद रखना। बढ़ते आगे। इसमें बताना है दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा? तो आंसर होगा सूरत में। तो याद रखना, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी। मतलब कहां से कहां तक चलेगी? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। और जो इसका पहला स्टेशन होगा वो सूरत शहर में होगा, इसका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। लागत कितनी आने वाली है? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। बात करें इसकी स्पीड की, तो स्पीड कितनी होगी? 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमने कहा ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2024 तक। कहां से कहां चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। कितने स्टेशन इसमें टोटल होंगे? 12 होंगे। 12 में से पहला होगा सूरत। तो ये इसके पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। सूरत, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है या डायमंड सिटी भी कहते हैं। अच्छा, भारत में पहली बार से रिलेटेड कुछ आपके प्रश्न अगर पूछें, जैसे कि भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे खुलेगी? तो आंसर होगा लखनऊ में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां पे बना? तो आंसर होगा पुणे में। और भारत कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भी बना। बताओ ग्राफीन नवाचार केंद्र भी कहां पे खुला? केरल में। और ब्रह्मोस निर्माण केंद्र ये कहां पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा लखनऊ में। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और पहले कौन थे? जॉन मथाई थे। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी। और विनय कुमार सक्सेना ये कौन है? केवीआईसी के अध्यक्ष हैं ये। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न देखिए, अभी ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इजराइल। तो वहां के सड़क सुरक्षा मंत्री का कहना है कि इजराइल पहला देश बन गया है जो कृषि, पर्यावरण, अपराध के खिलाफ लड़ाई, जनता और अर्थव्यवस्था के लाभों के लिए ड्रोन को संचालित करने की अनुमति देगा। तो याद रखना, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? इजराइल बन गया। देखो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। और अभी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे नेफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा बताइए, सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे नेशनल सिंगल विंडो के साथ एकीकृत किया जाएगा, यानी कि इंटीग्रेट किया जाएगा।
और इसी के साथ ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल पर 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। अच्छा, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2021 में, जो कि एक सिंगल विंडो पोर्टल है। मतलब जो भी निवेशक या उद्यमी होते हैं उन्हें सरकार से जो भी आवश्यक परमिशन लेनी होती है तो उसके लिए उन्हें अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, सब इसी पोर्टल पे हो जाएगा। तभी से कहा गया सिंगल विंडो पोर्टल। और जम्मू कश्मीर से आपको 2 गांव याद रखने हैं। एक तो 100% दोनों डोज देने वाला पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वयान गांव। और जम्मू कश्मीर के अभी किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी। और अभी बुनकरों के लिए जम्मू कश्मीर ने कारखंडर योजना भी शुरू की थी। और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 7 नाम से एक पहल भी शुरू की थी। अभी जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग भी मिला था। उससे पहले कश्मीर केसर को भी मिल चुका है। जम्मू कश्मीर में आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगा गोवा में। यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, दचिंगम नेशनल पार्क है। यहीं पे हंगुल मिलता है जो कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो है वुलर लेक, यहीं पे आपको मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में विदेश में 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिताली राज। तो अभी भारतीय वनडे कप्तान मिताली राज, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने 59 रन की पारी खेली है और इसी के साथ विदेश में 3000 रन बनाने वाली वे दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने विदेश में 30 बार 50+ स्कोर बनाया है और वे इस मुकाम पर पहुंचने वाली भी दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और वैसे आपको मिताली राज से याद आएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज। और अगर आपसे पूछा जाए पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? स्मृति मंधाना। और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी थी? शेफाली वर्मा। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी कौन? स्मृति मंधाना। और इन्हीं के नाम से हमने पढ़ा था कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड और रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? तो आंसर होगा अंशुला राव। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? चंद्रा नायडू। और सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? इलीन एश था। और यहाँ पे मिताली राज से एक और प्रश्न आप याद रख सकते हो कि इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड को पछाड़ करके सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थी कौन? मिताली राज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो भी करंट अफेयर्स में थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। तो आपको बताना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला अभी कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा जयपुर। तो पहले तो ये याद रखो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पे बन रहा है? राजस्थान के कैपिटल जयपुर में। अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, इन्होंने यहां पे इसकी आधारशिला रखी है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 75,000 लोग यहाँ पे एक साथ बैठ सकेंगे। और अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये आपको मिलेगा गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम की बात कर रहा हूं, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। उसकी सीटिंग कैपेसिटी है 1,32,000 लोगों की। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वो। और अब तीसरा होगा ये जयपुर वाला, तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। और इस जॉब पोर्टल का नाम क्या है? स्वराज बिलिटी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है जो विकलांग लोगों को कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करता है। इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था और दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था आईआईटी रोपड़ ने, जिसका नाम क्या था? यू ब्रीथ लाइफ। अच्छा बताओ, अभी भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। और उस एप्लीकेशन को बनाया था आईआईटी रुड़की ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है
अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर कौन बन गई? तो आंसर होगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली कुलपति यानी कि वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका उत्तर आप लोग करना। अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कौन बनी है, ये बताओ आप। तो बाकी सोनाली सिंह तो आप जानते ही हो, लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। और कर्णम मल्लेश्वरी, जो अभी मैंने प्रश्न आप लोगों से पूछा था उसी का उत्तर है ये। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली ये महिला वाइस चांसलर बनी है। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी यही है। बाकी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी हर्षवंती बिष्ट। याद रखना ये बढ़ते आगे। बताइए कौन सा देश फरवरी 2022 में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो याद रखना, भारत फरवरी 2022 में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और आपको याद भी होगा, भारत सरकार ने अभी जाइडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी भी दी थी। और जाइडस कैडिला ने जो ये वैक्सीन बनाई है, डीएनए आधारित पहली वैक्सीन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जाइकोव डी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कोवैक्सीन को किसने बनाया, भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी है। कोविशील्ड आप जानते ही हो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है। और स्पुतनिक वी रशिया ने बनाया था। अच्छा बताओ, ओमिक्रॉन की जांच करने के लिए जो स्वदेशी किट है उसका नाम क्या है? ओमिश्योर। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको हमेशा बताता हूं, जैसे कि 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना अंडमान निकोबार, पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, पहला जिला बना हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, और पहला गांव जम्मू कश्मीर का वेयान गांव बना। तो याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे ये खुला गया? तो आंसर होगा गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो अभी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खुला गया है और ये अब दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। कैफे का नाम क्या रखा गया? स्नोग्लू। इसे वसीम शाह ने बनाया है। कहाँ बनाया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इस कैफे में कैपेसिटी कितनी है लोगों के बैठने की? 40 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। और इससे पहले सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्विट्जरलैंड में था। क्या होता है ये इग्लू? ये स्नो हाउस होता है, बर्फ से बना हुआ घर होता है। और इसकी जो बर्फ होती है, जिस बर्फ से बना होता है, वो हवा के अणुओं को फंसा लेती है अपने बीच में, अणुओं यानी कि एटम्स को। और फिर ये जो अणु होते हैं ये घर को गर्म रखते हैं। मतलब ये जो हवा है ना, ये इंसुलेटर का काम करती है। ये अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। अंदर गर्मी कहाँ से आएगी? इंसानों की गर्मी हो गई, या आप हाथ वगैरह अलाव वगैरह लगाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उसकी जो गर्मी हो गई उसको बाहर नहीं जाती है। मतलब अंदर का जो टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन करती है लंबे समय तक। इसलिए इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। जैसे बाहर का तापमान माइनस का 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इग्लू के अंदर का लगभग -7 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप। अभी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। बायोमास मतलब फसल के जो अपशिष्ट बचते हैं उनको कहा जाता है बायोमास। तो यहाँ पे बायोमास से हम हाइड्रोजन बनाएंगे, उसी के लिए है ये प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो इस प्लांट में हर दिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन बनेगा। और इस प्लांट को बनाने में 24 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और इसे वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी मिलकर के बना रहे हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न तो बताओ, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था? टाटा स्टील ने। और दुनिया में ये चीज शुरू की थी आइसलैंड ने, और उस प्लांट का नाम है आर्का प्लांट। फिर बताओ, भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र, अंग्रेजी में बोलेंगे तो हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट, ये कहां पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। फिर बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? असम में। अच्छा बताओ, भारत का पहला एलएनजी संयंत्र लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट कहां पे लगाया गया, जिसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर? तो इसका भी उत्तर होगा नागपुर।
फिर बताओ दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, ये कहाँ पे लॉन्च की गई थी? दुबई में। वैसे आपको बता दूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। अच्छा, वैसे भारत का ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कितने का है? 2047 का। और भारत ने कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब का रखा है? 2070 का। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा नर्मदापुरम। एक्चुअली में अभी भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है। एक तो ये हो गया, होशंगाबाद नगर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। दूसरा, शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया। और तीसरा, बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया। और इसी तरह से आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। और मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे हबीबगंज के बाद देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएगा राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से मतलब हो गया यहाँ पे एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। और मध्य प्रदेश के भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो किया गया था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया? ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय खोला जाएगा? तो आंसर होगा इंदौर में। तो आपको बताया स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का अभी निधन हो गया। इनका जन्म है ना मध्य प्रदेश के इंदौर में ही हुआ था। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि इंदौर में ही उनके नाम से संगीत अकादमी की स्थापना की जाएगी और संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। इस संग्रहालय में आपको लता जी ने जो भी कुछ गाया है वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इंदौर में ही उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये आपको पता भी होना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार 1984 से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देती आ रही है। और साथ में मैं आपको लगे हाथ बता ही दूं कि 2019 और 2020 के लिए शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद के नामों की घोषणा हो चुकी है इस पुरस्कार के लिए, पर अभी उन्हें दिया नहीं गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। वैसे ये जो पुरस्कार है संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है 2 लाख रुपए होती है। और अगर आपसे पूछ लेना कि पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था, तो आंसर होगा संगीतकार नौशाद को। अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन किया गया। और देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये भी ग्वालियर में। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और मध्य प्रदेश ही बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील। अच्छा, भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला शहर कौन सा बना था? इंदौर बना था, जो सबसे स्वच्छ भी है। अभी आपको याद होगा यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में बताओ कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पे भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई थी? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आंसर होगा। बढ़ते आगे। बताइए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 के ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो आंसर होगा 3 को। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि 2028 में जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, यूएस में। और ये कौन से नंबर के होंगे? देखो, टोक्यो ओलंपिक वाले आपको याद है ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के। फिर उसके बाद समर ओलंपिक होंगे आपके पेरिस फ्रांस में 2024 में, वो होंगे 33वें नंबर के। और फिर 2028 में होंगे ये लॉस एंजल्स में, कौन से नंबर के? 34th नंबर के। और अभी इसमें 3 नए गेम्स को शामिल किया गया। वो 3 गेम्स कौन कौन से हैं? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। अच्छा, क्या आप में से कोई बता सकता है इसके बाद 35वें नंबर के यानी कि जो 2032 में समर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? ये आपका होमवर्क प्रश्न है। और आप जानते ही हो 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं? बीजिंग, चाइना में। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। बढ़ते आगे। बताइए फरवरी 2022 में AFC महिला एशियाई कप किसने जीत लिया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने फरवरी 2022 में हुए AFC महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। इसमें चाइना ने किसे हराया? साउथ कोरिया को हराया है। ये चाइना का रिकॉर्ड 9वां खिताब है और ये हुआ कहाँ पे?
भारत में हुआ है। अच्छा मुझे बताइए, उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और उबेर कप को भी किसने जीता था? चाइना ने जीता था जापान को हरा करके। जबकि थॉमस कप किसने जीता था? चलिए ये आपके लिए प्रश्न होगा, थॉमस कप किसने जीता था? और अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 किसे चुना गया, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। ये पोलैंड के रहने वाले हैं और बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के प्लेयर हैं। जबकि बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर चुना गया है एलेक्सिया पुटेलस को। ये स्पेन की हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी हैं। अभी आपसे पूछा जाए उड़ीसा में जो पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुआ था उसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके। और जर्मनी को हरा करके ही अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। एक लास्ट क्वेश्चन का उत्तर आप दो। विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम अभी किस राज्य ने लॉन्च किया था? बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप किसने जीत ली? तो आंसर होगा सेनेगल ने। तो अभी सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप को जीत लिया। अच्छा किसको हराया? मिस्र को, यानी कि इजिप्ट को। और सेनेगल ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। अच्छा आप मुझे बताओ, अभी कोपा अमेरिका 2021 को किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 को जीता था इटली ने। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होने हैं? कतर, दोहा में। और अभी डूरंड कप को किसने जीता था? FC गोवा ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताओ अभी हाल ही में किसने बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई की? तो आंसर होगा मोहम्मद आरिफ खान। तो मोहम्मद आरिफ खान, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये भारत की तरफ से बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो मोहम्मद आरिफ खान का संबंध किस खेल से है? तो ये एक स्कीयर है और अभी इन्होंने ही बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई की है। इन्होंने इसमें सलालोम और जॉइंट सलालोम कंपटीशन में क्वालिफाई किया। और आपको याद होगा इनसे रिलेटेड एक प्रश्न हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रश्न? कि खेलों के लिए एक ही चरण में 2 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तब हमने पढ़ा था, उनका नाम था मोहम्मद आरिफ खान। ये वही है। और अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला आर्टिफिशियल सलालोम कोर्स ये कहां पे बनेगा? तो चलो इसका उत्तर आप ही दो। और सलालोम के बारे में आपको बता चुका हूं कई बार, तो इस प्रश्न का उत्तर दो आप। अच्छा ये बीजिंग ओलंपिक ये कहां पे चल रहे हैं? ये बीजिंग के बर्ड नेस्ट स्टेडियम में चल रहे हैं। और यहीं पे आपको बता दूं 2008 के समर ओलंपिक भी हुए थे। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि बीजिंग जो है ये समर और विंटर ओलंपिक को होस्ट करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। अच्छा ये मोहम्मद आरिफ खान कहां से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं। बाकी बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन किसको नियुक्त किया गया था? हरजिंदर सिंह को। नीरज चोपड़ा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला था। पद्म श्री के लिए इनको चुना गया। 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया। और ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट यही हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंका था इन्होंने। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था और गोल्ड जीता था। इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाते हैं हम 7 अगस्त को। अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी अवनी लेखरा भी नाम इंपॉर्टेंट है। अभी बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था इनको। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। राजस्थान से हैं, ये शूटर हैं। और अभी राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी यही है। पद्मश्री भी अभी मिला इन्हें 2022 में। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न में दे दी है। ये सारी जानकारी आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि कई बार मैं आपको ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। हाँ अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोग कहेंगे और कहते भी हैं जो वीडियोस को पहली बार देखते हैं हमारे, कि एक ही क्वेश्चन में इतनी जानकारी मत दिया कीजिए, याद नहीं रहता है। तो फिर मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ कि आप वीडियोस को थोड़ा दिन देखना चालू करें, 5-10 दिन देखें, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो वो एक बार याद नहीं होगी, 2 बार याद नहीं होगी, देखते देखते आपको आदत ही डल जाएगी। फिर मैं बोलने लगूंगा ना तो मेरे साथ आप उन चीज़ों को बुदबुदाने लगेंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना मज़ा आ जाएगा बस। लेकिन कंडीशन अप्लाई, क्वांटिटी बना करके रखना है और चीज़ों को बोलना है। जब आप पढ़ रहे हो तो चीज़ों को बोला करो, 10 जगह ध्यान नहीं बटाना है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे एक बीच में शब्द आया था सलालोम। मेरे बोलने से पहले आपके माइंड में वो चीज़ आ जानी चाहिए, अरे हाँ अभी देश का पहला आर्टिफिशियल सलालोम कोर्स भी तो बनाया यार, कहाँ बनाए, अच्छा वहाँ बनाए।
तो मैं तो प्रश्न बाद में पूछ रहा हूं ना, वो प्रश्न ऑलरेडी आपके माइंड में जनरेट हो जाए और उसका उत्तर आप खुद को दे दो। इस लेवल का रिवीजन आप जिस दिन कर लो ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, मजा आ जाएगा आपको। और हाँ गाइस, वीडियोस को प्लीज सपोर्ट जरूर करा करें। इनको लाइक और शेयर करने के लिए आपसे बोलता हूं, क्योंकि इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर ये सीरीज आपको वाकई अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू बनी रहे, पूरे साल भर तक ये बनी रहे, जो भी टॉपिक वाइज सीरीज भी हमने स्टार्ट की है वो भी बनी रहे, हर चीज बनी रहे, तो सपोर्ट तो कीजिए, थोड़ा अपना सपोर्ट तो दिखाइए। आप लोग सपोर्ट भी नहीं दिखाते और फिर भी डिमांड रखते हो कि हाँ ये कंटिन्यू रखो, इसे चालू रखो, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर चीज़ों को बंद करना पड़ जाता है। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में या घर परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ उनके साथ इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक तो हर किसी को करना है। देखो, इनका क्विज भी बना करके मैं आपको दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। और एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरी तरफ से सब कुछ आपको दे रहा हूँ मैं बिल्कुल फ्री में। तब तो आप इतना सा काम कर सकते हो, अपने मोबाइल पे एक टच कर सकते हो, टच करने से लाइक हो जाता है, लाइक बटन पे टच कर दोगे हो जाएगा। और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। बताइए, आईपीएल 2022 में अहमदाबाद टीम का नाम क्या रखा गया? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। आपको याद है 2022 में जो आईपीएल हो रहे हैं वो कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। और इस बार टोटल 10 टीमें खेल रही हैं। 2 नई टीमें जुड़ी हैं, लखनऊ और अहमदाबाद टीम। और अभी इस अहमदाबाद टीम का नाम क्या रख दिया गया? गुजरात टाइटंस। इसके कप्तान कौन होंगे? हार्दिक पांड्या। और कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया? लखनऊ सुपर जायंट्स। और उसके कप्तान कौन बने? केएल राहुल बने। बाकी आप जानते हो 2022 और 2023 का आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर अब कौन होगा? टाटा ग्रुप होगा। किसकी जगह ली है? वीवो की जगह ली है। और 2021 में जो आईपीएल हुए थे वो 14th नंबर के थे, उसके फाइनल हुए कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और 2022 का ये 15वां आईपीएल ये भारत में होगा, याद रखना। तो पिछले साल की हम बात कर रहे हैं 14वें नंबर के आईपीएल की, जिसको जीता था चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उसको हरा करके, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। 2 तरह की कैप मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक पर्पल कैप होती है, एक ऑरेंज कैप होती है। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है, जो मिली थी हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, ये मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। बताइए, अभी ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में किस विभाग ने ओलंपिक बुलेयार्ड या ओलंपिक विधि का निर्माण किया? तो आंसर होगा पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग ने। तो अभी लोक निर्माण विभाग ने ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए उत्तरी दिल्ली में लगभग 900 मीटर लंबा खंड समर्पित करने का निर्णय लिया। और इसी खंड का नाम ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेयार्ड रखा जाएगा। तो ये स्पोर्ट थीम वाला ये जो खंड है, ये अपनी तरह का पहला है। ये लगभग 900 मीटर लंबा है। और इसमें क्या होगा? इसमें टोक्यो ओलंपिक या पैरालंपिक चैंपियंस की मूर्तियां लगाई जाएंगी। कहाँ पे लगाई जाएंगी? दिल्ली में। जैसे कि भाला फेंक जो खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीता था, और उन्हीं के सम्मान में हम भाला फेंक दिवस मना रहे हैं 7 अगस्त को। कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था? 87.58 मीटर। इनके अलावा बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैं, ब्रोंज जीता था, उनकी भी मूर्ति लगेगी। बॉक्सर हैं लवलीना बोर्गोहन, जिन्होंने ब्रोंज जीता था, जो कि असम की हैं, उनकी भी मूर्ति लगेगी। पहलवान बजरंग पूनिया, जिन्होंने ब्रोंज जीता था, उनकी भी मूर्ति लगेगी। पहलवान है एक रवि दहिया, जिन्होंने सिल्वर जीता था, उनकी भी मूर्ति लगेगी। और मणिपुर से वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर जीता था, उनकी भी मूर्ति वहाँ पे लगेगी। अच्छा, ये सब किया क्यों जा रहा है? ये बनाया क्यों जा रहा है? तो एक तो खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए, और दूसरा कारण है युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो फिट रहें खेलों को अपने जीवन में शामिल करके। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि समर ओलंपिक थे, 32वें नंबर के थे, जिसका मैस्कॉट था मिराई तोबा, और पैरालंपिक का था सोमाइती। अच्छा, भारत की रैंक क्या रही टोक्यो ओलंपिक में? 48। और मेडल जीते थे भारत ने, 1 तो गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज मेडल थे। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अब बताओ किसने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। यह अभी 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक चला था। कहाँ पे? वेस्ट इंडीज में। ये इसका 14वां संस्करण था। और भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार इस खिताब को जीत लिया है। भारत ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। इसी तरह से आपको याद होगा सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी थी? भारत।
और अभी 8वां अंडर 19 एशिया कप भी जीता था भारत ने श्रीलंका को हरा करके। और अभी 2021 में जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप हुआ था उसको भी भारत ने जीता था नेपाल को हरा करके, जो कि मालदीव में हुआ था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताइए अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने बैंक के ग्राहकों को साइबर बीमा की पेशकश करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ अभी समझौता किया। तो ये साइबर बीमा पॉलिसी आपको बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड चोरी या फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग आदि से फिनेंशियल सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक यही है, 2017 में आया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ अनुव्रत विश्वास है। बाकी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करें, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ भार्गव दास गुप्ता है। अच्छा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस अभी नाम न्यूज में था। अभी हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को इसी ने शुरू किया था। और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया था। अच्छा, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के अभी नए एमडी सीईओ बने थे, उनका नाम है एचओ सूरी, याद रखना ये। बढ़ते आगे, बताइए किसने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की? आंसर होगा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्राहकों के साइबर से संबंधित डिजिटल जोखिमों को कम करना और उन्हें इंटरनेट बीमा रखने के उद्देश्य से ये साइबर सचेत बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। इसमें प्रतिदिन ₹2 के प्रीमियम पर बीमा कवर के साथ इंटरनेट बीमा भी किया जा सकता है और इसमें बीमा राशि होगी ₹5,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसके सीईओ रितेश कुमार है। बढ़ते आगे, बताइए अभी किस अंतरराष्ट्रीय बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का ऋण प्रदान किया? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का लोन दिया है, जिसमें से $1.8 बिलियन तो कोरोना वायरस प्रक्रिया के लिए था, $1.5 बिलियन टीके की खरीद के लिए था, $300 मिलियन शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और देश की भविष्य की महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए था और 12 राज्य परियोजनाओं के लिए $2.2 बिलियन का समर्थन भी दिया गया था। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला, फिलीपींस में। इसके हेड कौन है? मसात्सुको असाकावा। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68। और अभी 68 नंबर का कौन सा बना था? नीयू। नीयू से आपको याद आएगा विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन बना था नीयू। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा, उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे, बताओ आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर। तो अभी आरबीआई ने कब से कब तक ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया? तो 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक मनाया, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022। तो आरबीआई देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता आ रहा है। इस बार की थीम क्या रही? गो डिजिटल गो सिक्योर। आरबीआई इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर होगा जीवा कार्यक्रम। पहले तो नाबार्ड पे आते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंटला। तो अभी नाबार्ड ने 11 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये जीवा प्रोग्राम को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती काम नहीं कर सकती है। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? बताओ। शिवरमन समिति। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 1 लाख रुपए। तो पहले तो ये लाइन याद रखना कि आरबीआई ने ई रूपी डिजिटल वाउचर की लिमिट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 लाख रुपए। आपको याद होगा अभी 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ई रूपी को लॉन्च किया था। ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो बिना किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के काम करता है। इसके लिए किसी भी स्मार्टफोन या इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। ई रुपये की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो यहीं से आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रुपी, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब ये कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट सर्विस है जो भीम यूपीआई पर आधारित है। ये एसएमएस और क्यूआर कोड की मदद से काम करता है। मतलब आप कह सकते हो ये एक प्रीपेड चार्जिंग कूपन की तरह काम करता है। यानी कि इसमें एक निश्चित अमाउंट स्टोर्ड होता है जो रिडीम करने पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में जमा हो जाता है। ठीक, आप इसे उस तरह से समझ सकते हो जैसे कि पहले रिचार्ज कूपन आते थे मोबाइल के, तो रिचार्ज करने पर जो रिचार्ज कूपन की राशि होती थी वो मोबाइल अकाउंट में जमा होती थी। तो उसी तरह से ये भी काम करता है। तो ई रूपी ये लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या क्यूआर कोड के जरिए भेजा जाता है जो सिर्फ लाभार्थी को दे होता है, यानी कि कोई दूसरा इसे रिडीम नहीं कर सकता। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया। आपको क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 लाख रुपए। देखो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। और कई बार इसके लोगों से भी प्रश्न आता है कि इसमें एक पेड़ है और एक जानवर है। कौन सा पेड़ है? पाम ट्री, ताड़ का पेड़। कौन सा जानवर है? रॉयल बंगाल टाइगर। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं, वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उनका नाम आपको बताना है। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अक्षय कुमार को। और आपको याद होगा कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत भी बने थे और अभी अक्षय कुमार भी बन गए हैं। तो मान लो अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए और ऑप्शन ए में रख दें अक्षय कुमार का नाम, ऑप्शन बी रख दें ऋषभ पंत का नाम, तो फिर आपका ऑप्शन सी रखेगा वो उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबाउ। तो आपको ऑप्शन सी लगा के आना है, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डायरेक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन। तो साइंटिस्ट और लॉन्च व्हीकल स्पेशलिस्ट हैं ये डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन, और अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का इनको नया डायरेक्टर बनाया गया है। इन्होंने किन का स्थान लिया होगा? सोचो, एस सोमनाथ का। और ये एस सोमनाथ अभी कहां चले गए? इसरो में। उन्होंने किन का स्थान लिया था? ये सोचो, के शिवान का। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर याद रखना, अब इसके नए डायरेक्टर हैं उन्नी कृष्णन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको मिलेगा केरल के तिरुअनंतपुरम में। ये इसरो का ही एक प्रमुख स्थान अनुसंधान केंद्र है। बाकी अभी एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर कौन बने थे? दिनेश प्रसाद सकलानी। और इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने? दिलीप संघानी। फिर बताइए, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक है मेडी बडी, उसने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन अभी एमवे इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और कॉइन डीसीएक्स एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, कॉइन डीसीएक्स, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। बताओ, फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप शाह को। तो फाइजर इंडिया ने आर.ए. शाह के इस्तीफे के बाद प्रदीप शाह को अपना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वे क्रिसिल के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्थापक सदस्य हैं। वैसे वे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। अच्छा, फाइजर से आपको जरूर याद आया होगा, इसके सीईओ को अभी कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया था। सीईओ का नाम क्या है वैसे? अल्बर्ट बोर्ला। और इसी तरह से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के जो फाउंडर हैं उनको भी लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए, जिन्होंने बनाई थी कोविशील्ड। और उनका नाम क्या है? साइरस पूनावाला। एनसीईआरटी के डायरेक्टर अभी दिनेश प्रसाद सकलानी बने। और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रवि मित्तल। एचपीसीएल के चेयरमैन बने पुष्पा, यानी कि पुष्प कुमार जोशी। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा एस किशोर को। तो याद रखना, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं एस किशोर। वर्तमान में ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। बाकी मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने अनंत नागेश्वरन। इफ्को के नए चेयरमैन बने दिलीप संघानी।
और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? जी अशोक कुमार। बढ़ते आगे। फिर बताइए मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मुनीश्वर नाथ भंडारी को। तो सिंपल सा नाम याद रखना है, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश यानी कि जस्टिस कौन बनी थी? तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट से थी ये। और हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। उसी तरह से अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस पूछे तो अभी तक कोई नहीं थी, लेकिन भविष्य में बन सकती है, कौन? बीवी नागरत्न। उसके अलावा अगर पूछे इसरो के अभी 10वें प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा एस सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बन गए डॉक्टर उन्नी कृष्णन, और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। अब बताइए टाटा सन्स के अभी अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। अभी तक एन चंद्रशेखरन ही टाटा सन्स के अध्यक्ष थे और अभी एक बार फिर से इन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया है। बाकी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अभी चेयरमैन बने एस किशोर नाम है, एचपीसीएल के चेयरमैन बने पुष्प कुमार जोशी हैं, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार बने वी अनंत नागेश्वरन है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अभी रतन टाटा जी को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था? तो आंसर होगा असम सरकार ने। उस सम्मान का नाम है असम वैभव। और इनके जीवन पर, रतन टाटा जी के जीवन पर एक बुक भी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। वैसे अभी टाटा स्काई का नाम बदल दिया गया है, और क्या कर दिया बदल के? टाटा प्ले कर दिया गया। और 2022 और 2023 के जो आईपीएल हैं उसे स्पॉन्सर कर रहा है टाटा ग्रुप। किसकी जगह? वीवो की जगह। उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये टाइटल स्पॉन्सर बनी है टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन की। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में टॉप पर कौन रहे? जमशेदजी टाटा। अभी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था? टाटा स्टील ने। और यही प्रश्न अगर दुनिया के लिए पूछे, यानी कि दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बना, तो आंसर होगा आइसलैंड, और उसके प्लांट का नाम है ओरका। अच्छा, वैसे टाटा स्टील के सीईओ का नाम क्या है? टीवी नरेंद्रन है, जो कि अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे, ये भी ध्यान रखो। बढ़ते आगे। बताइए अभी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी सूची में सबसे ऊपर रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो ये है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, और इस रिपोर्ट को जारी किया है किसने? राइट एंड रिस्क एनालिसिस ने। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया है, 108 पत्रकारों पर हमला किया गया है और 6 पत्रकार मारे गए हैं। और ये सभी हमले सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए गए, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया। इसमें पुलिस के हमले भी शामिल हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों या मीडिया संगठनों की सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर में थी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और फिर त्रिपुरा में बताई गई। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अभी फिर से चेयरमैन बन गए थे अवीक जोशी, जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और आपसे पूछे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को। अभी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने थे, यही बता दो। मोहित जैन बने थे। और आपको याद होगा अभी मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था दानिश सिद्दीकी को। ये ध्यान रखना, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। बताइए अभी सेल्फोर्स के द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? तो आंसर होगा भारत। तो वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, और इसे किसने जारी किया? सेल्फोर्स नाम की कंपनी ने। तो ये इंडेक्स क्या बताता है कि डिजिटल स्किल सीखने के लिए कौन कितना रेडी है, तत्पर है। तो इस इंडेक्स में टॉप पे है भारत, टोटल 19 देशों में से। ये लिस्ट जो रैंकिंग है टोटल 19 देशों की है, जिसमें भारत टॉप पर है। सेकंड नंबर पे ब्राजील है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डे हम लोग बना रहे हैं, नेशनल स्टार्टअप डे। कब? 16 जनवरी को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए
टॉमटॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है? तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी टॉमटॉम का ये 2021 का ट्रैफिक इंडेक्स आया है और उसके अनुसार मुंबई 2021 में भारत का तो सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर है और ये दुनिया में 5वें स्थान पे आता है। और बात करें पूरी दुनिया में सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बताया गया? टर्की का इस्तांबुल। फिर बताइए, हाल ही में जारी 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 46। अच्छा, इस लोकतंत्र सूचकांक को यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो 2021 के इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 165 देशों में से 46 नंबर पे रहा है। और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है नॉर्वे। और लास्ट सबसे आखिरी में कौन है? अफगानिस्तान है। भारत 46 नंबर पर है। अच्छा बताओ, अभी टॉमटॉम का 2021 का जो ट्रैफिक इंडेक्स आया था उसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे बताया गया? मुंबई को, जो कि विश्व में 5वें नंबर पर है। और अब विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया था टर्की के इस्तांबुल को। और भारत का पहला क्रिप्टो वायर इंडेक्स जिसका नाम है IC15, इसको किसने जारी किया? क्रिप्टो वायर ने। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने जो खुशहाली सूचकांक 2021 को जारी किया था, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भारत 139 नंबर पे था। टॉप पे था फिनलैंड। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करेंगे तो भारत 101वें नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे, किसने जारी किया इस इंडेक्स को? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। भारत 142 नंबर पे था। टॉप पे नॉर्वे था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भारत 46 नंबर पे था। टॉप पे उसमें स्विट्जरलैंड था। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जिसको वर्ल्ड बैंक ने अभी जारी करना बंद किया, लेकिन इसकी जो आखिरी रैंकिंग आई थी उसमें भारत 63 रैंक पे था। और एक और है मानव विकास सूचकांक 2020 आया था जिसको जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, उसमें भारत 131 नंबर पे था। टॉप पे नॉर्वे रहा था। तो ये भी ध्यान रखें आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस जिले ने दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए पहली रैंक हासिल की? तो आंसर होगा मलकानगिरी, उड़ीसा। तो नीति आयोग ने अभी चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग दिसंबर 2021 के लिए कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों की घोषणा की है, जिसमें से उड़ीसा का मलकानगिरी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश का छतरपुर, तीसरे पे जम्मू कश्मीर का बारामुल्ला, चौथे पे झारखंड का रामगढ़ और 5वें पे है बिहार का बेगूसराय। अच्छा, नीति आयोग आपको याद होगा योजना आयोग की जगह लाया गया था इसे 2015 में। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वैसे इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में CEO अमिताभ कांत हैं और पहले कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में CII ने यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा कर्नाटक बैंक। तो अभी कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए CII के द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 से सम्मानित किया। ये DX अवार्ड उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने डिजिटल क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया हो। देखो, कर्नाटक बैंक इसकी स्थापना 1924 में होती है। मंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। CEO इसके महाबलेश्वर MS है। और अभी इसके नए अध्यक्ष भी बने थे प्रदीप कुमार पांजा, अपॉइंटमेंट्स में हमने पढ़ा था। और आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने कर्नाटक बैंक को 2 DG धन पुरस्कार भी दिए थे। बाकी फेडरल बैंक महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की। और IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या किया था? फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिटी कार्ड लॉन्च किया था। और HSBC इंडिया से आपको याद आएगा, इसने रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे 18वें स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? नितिन गडकरी को। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनको पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए 18वें स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये जो पुरस्कार है नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय के द्वारा दिया जाता है। इससे पहले ये पुरस्कार महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा सदस्य कार्यक्षम
आमदार को दिया गया था। इसमें 50,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, अभी 2022 में ही नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? शिंजो अबे को, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। और अभी इंडिया की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन किसे घोषित किया गया? प्राजक्ता कोली को। और डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार अभी दिया था किसे? सतीश अडिगा को। किसने दिया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए अभी किसने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 को जीता? तो आंसर होगा कैन विलियमसन। तो अभी न्यूजीलैंड के कप्तान है ये कैन विलियमसन। इनको 15वें ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया। कैन विलियमसन को अपनी टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को जिताने और T20 वर्ल्ड कप में उप विजेता बनाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। जबकि जो भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, उन्होंने टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 जीता। और टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार किसे मिला? न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को। अच्छा चलो आप बताओ, ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? स्मृति मंधाना को। इन्हें ही रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी मिला था। जबकि ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिली और ये अवार्ड पाने वाले ये पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए। जबकि ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। और ICC वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इंग्लैंड की टेमी बेमॉन को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसने 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रेलटेल। तो रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है। इस कंपनी को प्लेग यानी कि पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। और यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी R राजा मोहन का निधन हो गया। वे क्या थे? वे खगोल शास्त्री थे। तो कई सालों तक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बंगलुरु में एक खगोल शास्त्री रहे ये प्रोफेसर R राजा मोहन का अभी निधन हो गया। वे अपनी कल्कि प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिसका उद्देश्य क्या था? 48 सेंटीमीटर श्मिट टेलीस्कोप का उपयोग करके क्षुद्र ग्रहों की खोज करना। और भारत ने एक क्षुद्र ग्रह संख्या 4130 की खोज भी की थी। और ये 104 सालों में भारत में खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह था, यानी कि एस्टेरॉइड था। तो नाम था R राजा मोहन। निधन हो गया, खगोल शास्त्री थे। बढ़ते आगे। बताओ कन्नड़ के कबीर नाम से प्रसिद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता का अभी निधन हो गया? तो आंसर होगा इब्राहिम सुतार। तो पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का अभी कर्नाटक में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्यार से उन्हें कन्नड़ कबीर के रूप में जाना जाता था। वे सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने की दिशा में अपने काम के लिए जाने जाते थे और उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। कब मिला था? 2018 में। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए इस साल यानी कि 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री, कितनों को पद्म विभूषण और कितनों को पद्म भूषण मिला, क्योंकि भारत रत्न तो मिला ही नहीं है। और अगर इन सभी का उत्तर दे पाओ तो ये भी बताने की कोशिश करो कि जो पद्म विभूषण मिले हैं ना, वो किन किन व्यक्तियों को मिले हैं। सिर्फ पद्म विभूषण का बता दो। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है HIV की सह खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट थे ये ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिन्होंने एड्स के रोग कारक वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार जीता था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, फ्रांस से आपको याद होगा, फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी जिनका भी अभी जनवरी में निधन हो गया था। क्या नाम था उनका? मिलिना सोल्वेनी, जिन्हें 2019 में पद्मश्री भी मिला था। और HIV से आपको बता दूं, एक तो देखो डे याद रख लो, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे होता है 18 मई को। और अभी अमेरिका की एक महिला है जो HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला बन गई है। इनका जो इलाज है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके किया गया। और ये जो स्टेम सेल है ये ऐसे व्यक्ति ने दान किए थे जिसके अंदर HIV वायरस के खिलाफ कुदरती प्रतिरोधी क्षमता थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, न्यूज में था। बढ़ते आगे।
बताओ सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 फरवरी को। तो सेफर इंटरनेट डे बोलेंगे इसे अंग्रेजी में, और ये हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो इस साल हम इसे 8 फरवरी को मना रहे हैं। मनाने का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर जगह बन सके, इसीलिए इसको मनाया जाता है। और एक प्रश्न बनता है, इंटरनेट आता है जब भी, कि www, जब भी आप इंटरनेट पे काम करते हो तो www आप यूज़ करते हो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये पहला वेब ब्राउज़र, इसका आविष्कार किसने और कब किया था? 1990 में टिम बर्नर्स ली ने। और इस बार की इसकी थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। वैसे इंटरनेशनल इंटरनेट डे भी होता है, वो 29 अक्टूबर को होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताओ अभी हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस मतलब वर्ल्ड पल्सेस डे। और इसकी थीम क्या रही? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। और याद रखना, संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में घोषित किया था। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बताओ किस वर्ष को ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो आंसर होगा 2023 को। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देना। थीम क्या रही थी? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। और साइंस से आपको एक और डे याद आएगा, नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी को होता है। बढ़ते आगे। बताइए विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो वर्ल्ड यूनानी डे ये हर साल 11 फरवरी को ही मनाते हैं। इसे भी क्यों 11 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक थे हकीम अजमल खान, उनकी जयंती होती है 11 फरवरी को। और पहला यूनानी डे 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो कि हैदराबाद में है, वहां पे मनाया गया था। अच्छा, क्या आप में से कोई बता पाएगा कि 2021 का मेडिसिन का, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 फरवरी को। तो भारत में हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना। अच्छा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण कुमार है। और ये जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, इसकी थीम क्या रही? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रेजिलियंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 फरवरी को। तो रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? रेडियो एंड ट्रस्ट। और वैसे ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? अच्छा, उनके डायरेक्टर जनरल का नाम मैं आपको बताऊं उससे पहले 13 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अगर आपको पता है तो अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करो, वरना अगला प्रश्न वही है। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मैंने आपसे पूछा, क्या नाम है? एन वेणुधर रेड्डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस यही है, 13 फरवरी को मनाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा पिछले वाले प्रश्न का कि 13 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हम 13 फरवरी को मनाते हैं। और 13 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है। उनको उनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और वे भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। अब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय महिला दिवस। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है जो 8 मार्च को मनाते हैं। और महिलाओं से 2-3 डे मैं आपको और बताऊंगा ताकि आपको लिंक करके याद रखने में आसानी होगी। 2 तो ये हो गए। तीसरा है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो 15 अक्टूबर को होता है। एक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये 25 नवंबर को होता है। और हमने अभी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था
इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया था? 11 फरवरी को। तो महिलाओं से रिलेट करके ये 4-5 दिन आप याद रखना, और अगर रिवीजन वाला वीडियो आप हमारा देखते होंगे तो वहाँ पे ऐसे ही लिंक करके चीज़ों को मैं आपको याद करवाता हूँ, तो वहाँ से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया है तो एक बार विजिट ज़रूर करना। सारे वीडियोस आपको वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। तो लोगों को डी वार्मिंग के बारे में जागरूक करने के लिए 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन की शुरुआत स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2015 में की थी। उद्देश्य क्या है बताया मैंने आपको, आंतों के कीड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेशनल डी वार्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को। बढ़ते आगे। बताइए हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की बुक को किसने लिखा? बिल गेट्स ने। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। उन्होंने कहा कोविड-19 आखिरी महामारी हो सकती है और किताब में इसका कारण भी बताया है। अगर जानना है कारण तो किताब पढ़ लीजिए। अब कुछ होमवर्क प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी आई, उसका नाम आपको बताना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताओ। और चंद्रचूड़ घोष ने अभी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी थी, उसका नाम बताओ। फिर आपको बताना है फरवरी 2022 में आयोजित 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकल थीम देश कौन सा होगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो याद रखना ये 45वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर ये 28 फरवरी को शुरू हो रहा है और ये 13 मार्च तक चल रहा है। और इस बार का फोकल थीम देश कौन सा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। अच्छा, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसकी करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए अटल बिहारी वाजपेयी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सागरिका घोष ने। तो अभी सागरिका घोष ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की जीवनी है। सागरिका घोष ये एक पत्रकार हैं और इससे पहले इन्होंने इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्रधानमंत्री नाम से एक बुक भी लिखी थी। अच्छा, जीवनी यानी कि बायोग्राफीज की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज अभी न्यूज में थी, मैं आपको बताता हूँ। एक तो बान की मून जो कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी बायोग्राफी आई है, उसका नाम क्या है? रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के जो संस्थापक हैं नरोत्तम शेख सरिया, उनकी बायोग्राफी आई है, उसका नाम है द अंबुजा स्टोरी। सुरेश रैना की बायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा। नीना गुप्ता एक्ट्रेस हैं, उनकी है सच कहूं तो। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये, इनकी बायोग्राफी है माइंड मास्टर। दलाई लामा की है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसे लिखा है तेंजिंग ग्योत्से ने। अच्छा, 2 प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा। अभी ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक आई थी, उसको किसने लिखा है? और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक आई थी जिसका नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको किसने लिखा है? ये बताइए। साथ में 2 प्रश्न आपसे और पूछूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि 2021 का बुकर पुरस्कार ये मिला था डैमन गलगुट को, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। उन्हें उनके किस नॉवेल के लिए ये पुरस्कार मिला? उसी तरह 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला डेविड डायोब को, जो कि फ्रांस के हैं। उन्हें ये पुरस्कार उनके किस नॉवेल के लिए मिला है, ये आपको बताना है। बढ़ते आगे। बताइए अभी मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन आहट। तो अभी रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत होगा क्या? जो आरपीएफ है यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये लंबी दूरी की ट्रेनों में स्पेशल फोर्स तैनात करेगी और ये ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। ऑपरेशन माई सहेली आपको याद है, साउथ ईस्ट रेलवे ने इसको शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना। और ऑपरेशन थ्रस्ट की बात करेंगे तो रेलवे परिसर में अनाधिकृत पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री को रोकने के लिए ये ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था। ऑपरेशन नंबर प्लेट आरपीएफ ने ही इसको चलाया था। रेलवे परिसर में अगर लंबे समय तक कोई वाहन खड़ा हुआ है
तो उसकी पहचान करने के लिए था। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ऑपरेशन अमानत भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर पैसेंजर का कोई सामान वगैरह छूट जाता है रेलवे स्टेशन ट्रेन वगैरह में, तो उस सामान की फोटो वगैरह खींच करके पोर्टल पे डाल देंगे, ताकि जिस भी व्यक्ति का छूटा है वो पोर्टल पे देख लेगा और पहचान लेगा कि हाँ भैया ये मेरा सामान है, और फिर वो उसे कलेक्ट कर लेगा। और अभी बजट आया है तो बजट से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि बजट के अनुसार कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। तो याद रखना 400। और हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाए। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी और विनय कुमार सक्सेना का नाम भी याद रखो। मैं साथ साथ आपको हमेशा बताता हूं इन दोनों के बारे में, आपको ये याद होगा। चलिए फिर याद है तो आप ही बताइए, विनय कुमार सक्सेना ये कौन है? कौन है वो? बढ़ते आगे। बताओ नासा किस वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त कर देगा? 2031। तो नासा के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जिसे पॉइंट नेमो के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सेवानिवृत्ति के बाद काम जारी रखने के लिए इसे 3 फ्री फ्लाइंग स्पेस स्टेशनों से बदल दिया जाएगा। देखो, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, और वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक हैं बिल नेल्सन। कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर के हैं। अच्छा, अभी आपको याद होगा नासा ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के कोरोना को छुआ था। कोरोना मतलब सूर्य का जो वायुमंडल का बाहरी परत हो गया उसे बोला है कोरोना। और अभी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन भी लॉन्च किया था। DART का मतलब हो गया डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। क्या था इसमें? इसमें एक अंतरिक्ष यान को जो क्षुद्र ग्रह है उससे टकराना था, जिससे कि उसका रास्ता बदल जाए। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। बताइए अभी किस IIT के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल विलवणीकरण यानी कि वाटर डिसैलिनेशन तकनीक विकसित की है? तो आंसर होगा IIT गांधीनगर। तो अभी IIT गांधीनगर के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए किफायती और पर्यावरण के अनुकूल जल विलवणीकरण तकनीक विकसित की है। तो ये याद रखना आप। बताइए जलकुंभी को साड़ी बनाने में उपयोग करने के लिए किन गैर सरकारी संगठनों ने समझौता किया? तो आंसर होगा स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट। तो प्रदूषक के रूप में जानी जाने वाली जलकुंभी को अब साड़ी बनाने में यूज किया जाएगा। तो ये एक ऐसी पहल है जिससे महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी और पानी से जलकुंभी भी हट जाएगी। तो अभी इस परियोजना के लिए 2 NGO ने आपस में समझौता किया है। एक है स्वच्छता पुकारे और दूसरा है नेचर क्राफ्ट। तो अभी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध तांत साड़ियों में इस्तेमाल होने वाली कपास के साथ जलकुंभी से निकाले गए फाइबर से बने धागे का उपयोग फ्यूजन साड़ी बनाने के लिए किया जाएगा। अच्छा, जलकुंभी के उपयोग से आपको एक प्रश्न याद आएगा। हमने पढ़ा था असम के मछुआरा समुदाय की 6 युवा लड़कियां थी जिन्होंने जलकुंभी से एक बायोडिग्रेडेबल चटाई बनाई थी, जिससे न केवल जलीय पौधे की समस्या दूर हो बल्कि उसे संपदा में भी बदला जा सके। तो अब आप देख लो, जलकुंभी से आप 2 चीजें बना सकते हो। इसकी 2 एप्लीकेशन हो गई है, साड़ी और चटाई। जो आपको बनाना है बनाओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस देश ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका ने नए नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मूला प्रोग्राम के तहत $5 बिलियन उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क बनाना। और इस पैसे का इस्तेमाल 5 साल में हजारों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने में किया जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं। तैयार हो जाओ और आंसर देते जाना। बताओ टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन में टॉप स्टेट कौन सा रहा था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब बताओ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अभी कहां पे खुला था? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और याद रखना, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनेगा भारत में। वैसे वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। और बताओ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला था? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी सेटअप कहां पे होगी? गुजरात में।
और अभी हमने पढ़ा था जो कोच्चि है ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर बना था, जहाँ पे 23 आपकी जो बैटरी से चलने वाली नाव है वो चला करेंगी, जिसमें से पहली इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च कर दिया गया। उसका नाम क्या है? मुजिरिस नाम है। और इन नावों को कौन बना रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा, अभी नासा ने पहला ऑल इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? X-57 मैक्सवेल। और दुनिया के पहले फुल्ली इलेक्ट्रिक कमर्शियल प्लेन ने अभी कनाडा में उड़ान भरी थी, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किस देश ने ड्रोन के आयात पर इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा क्यों किया? ताकि देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। लेकिन जो इसके पार्ट्स वगैरह, जो मशीन वगैरह है, उसका इंपोर्ट जारी है, उस पर बैन नहीं लगा है। और मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन इंपोर्टर है। और सबसे ज्यादा ड्रोन आयात करने के मामले में टॉप पे है यूके, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे आता है भारत। अच्छा, आपको याद होगा अभी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वैक्सीन डिलीवरी के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया था, जिसका नाम है आई ड्रोन। इंद्रजाल क्या है? ये भारत का पहला ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जिसे हैदराबाद की ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया है। और पहला ड्रोन मेला ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि मेडिसिन फ्रॉम स्काई पहल ये किसकी है? तेलंगाना की। और भारत इजराइल से कौन से ड्रोन खरीद रहा है? हेरॉन ड्रोन खरीद रहा है इजराइल से, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि हाल ही में हुए एक रिसर्च के अनुसार भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे ज्यादा कार्बन छोड़ रहा है? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अभी एक रिसर्च हुई है और उसके अनुसार असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे ज्यादा कार्बन छोड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? कम वर्षा होने के कारण। और रिसर्च के अनुसार जैसे पृथ्वी गर्म होगी, काजीरंगा नेशनल पार्क की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और कम होती जाएगी। और वैसे आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पेड़ CO2 लेते हैं। और आमतौर पर जंगल जितना कार्बन छोड़ते हैं उससे अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं, जो उन्हें कार्बन सिंक बनाता है। और अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो ये एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। कहां पर है? असम में है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना, तो भी आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क ये कौन सा बना है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। असम का 6ठा नेशनल पार्क कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। इससे पहले असम के पास 5 नेशनल पार्क थे, अब 7 हो गए हैं। अच्छा, जो 2 नए बने थे वो तो मैंने आपको बता दिए, रायमोना और देहिंग पटकई। बाकी के जो 5 नेशनल पार्क हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और एक तो आपको पता ही चल गया, काजीरंगा नेशनल पार्क। बाकी के 4 बता दो बस।